नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? मोरल और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हर एक सिटीज़न के ऊपर होनी चाहिए और ज़रूरी भी होनी चाहिए। ये कहाँ दे रखी है, कहाँ इंश्राइंड है? पार्ट 4A में इंश्राइंड है, ठीक है? एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। इसके नीचे बाकी मतलब एक तरीके से सब आर्टिकल्स हैं, ठीक है? आर्टिकल 15A क्लॉज ए, ठीक है? फिर आर्टिकल 15A क्लॉज बी, ऐसे करके काफ़ी मतलब कई सारे हैं, अभी देख लेते हैं, ठीक है? समझ गए? ये मतलब बताता है कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी ऑब्लिगेशन क्या है। भारत में रहते हो तो नेशन की ओर, है ना? तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? फंडामेंटल राइट है आपके पास, है ना? राइट मिल गया है, उसके साथ में आपके क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तभी तो अकाउंटेबिलिटी मेजर होगी। लेकिन एक चीज़ है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, नॉन जस्टिसिएबल है, इसलिए इतनी अकाउंटेबिलिटी मतलब वो नहीं हो पाती है, इन्फोर्स नहीं हो पाती है, ठीक है? बस यही है इसके बारे में। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? क्या ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आई थी, 1976 में आया था वो, ठीक है? ओरिजिनली 1950s में बोला गया था, कई सारे उस समय जो लोग थे, जो हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने बोला कि भाई डाल देते हैं इसे फंडामेंटल ड्यूटी को, लेकिन नहीं लिया गया, ठीक है? किसी वजह से, क्योंकि उस समय भारत इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो इस वजह से इसको, इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1976 का जो एक्ट था ये, उससे इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उनके कुछ चीज़ें जो रिकमेंड करी थी, सारी बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, लेकिन वो सारी नहीं अपन ने मतलब अडॉप्ट करी, ठीक है? उसमें कुछ चीज़ें जो सही लगी वो ले ली, और फिर आज हम देख ही रहे हैं अपने। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, ठीक है? बाद में 11वीं ड्यूटी भी ऐड हो गई, जो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2002 के उससे आ गया, ठीक है? बस यही सारी चीज़ें। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? बाई नेशन यूनिटी बनाएगी, सोशल हारमनी, एनवायरमेंटल मतलब कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्टिव? जब पढ़ेंगे वो सारी फंडामेंटल ड्यूटी को। इसलिए कह रहा हूँ बेयर एक्ट खोलना, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी तीनों को लिंक करके पढ़ना, तीनों को लिंक करके। तीनों में कई आर्टिकल्स ऐसे समझो, फंडामेंटल ड्यूटी में एक आर्टिकल दिया है, फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल दिया है, डीपीएसपी में एक आर्टिकल दिया है, और तीनों एक ही बात कर रहे होंगे, ठीक है? एक ही, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात कर रहा होगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई बात कर रहा होगा, तो वो देखना है तुम्हें, लिंक करना है कि अच्छा ठीक है, ये यहाँ पर है, अच्छा ये यहाँ पर दे रखा है, ठीक है? बस यही है। और ये एक तरीके मॉरल कंपस है यार फंडामेंटल ड्यूटी, कि भाई बताता है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या चीज़ नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इतना उस पर बवाल होता नहीं है कि आप फंडामेंटल ड्यूटी नहीं फॉलो करो। आपकी मोरालिटी पे सवाल उठेगा आपको, लेकिन ये नहीं हुआ कि आपको सज़ा मिल जाएगी कोई, ठीक है? बस यही है। ये है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51 है। ये जितने भी हैं ये आपको याद होने चाहिए, वर्बैटिम नहीं याद होने चाहिए, लेकिन हाँ याद होने चाहिए सारे, ठीक है? पहले में क्या दे रखा है, दूसरे में क्या दे रखा है, तीसरे में क्या दे रखा है, क्योंकि प्रीलिम्स में तो खैर भाई वर्ड से ही क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? एकदम वर्ड उठा के क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन मेंस के अंदर अपन को क्या करना है, एकदम वर्डिंग पे नहीं ध्यान देना है, अपन को करना है बेसिक थीम जो है हर एक उसकी आर्टिकल की, उसको ध्यान में रख के अपना आंसर फ्रेम कर देना है, ठीक है? ये तो खुद ही पढ़ना, इसे मैं तो नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि बनता भी नहीं है हिसाब पढ़ाने का। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं और इंपॉर्टेंस देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटी का। क्या करता है? फॉस्टरिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, बता हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है, ठीक है? कैसे बनाता है? ऊपर आर्टिकल्स देखोगे, फॉर एग्जांपल तुम देखो, ये देखो 8th वाला देखते हैं कि भाई टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब हमें एक सिटीजन कैसा होना चाहिए? रेशनल थिंकिंग का होना चाहिए। दूसरा, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड होना चाहिए उसके अंदर। ऐसा ना हो कि जो पीछे के लोग कह दिए वो मान लिया, ठीक है? साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए उसके अंदर, हर चीज़ को देखे समझे तब जाके उसको अडॉप्ट करे, ठीक है? ये होता है ऐसा साइंटिफिक टेम्पर का। और क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कोई बात बोली, ठीक है? तो आप उसको एक तरीके से एनालाइज करो, ठीक है? कि आपके जीवन के हिसाब से सही है कि नहीं है, आपके नेशन के हिसाब से सही है कि नहीं है, और थोड़ी ह्यूमैनिटी रखो दूसरे लोगों के लिए, ठीक है? स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म, कोई गलत चीज़ दिख रही है तो उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करो, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है 8वां वाला, क्योंकि इसी से भारत आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा तो सारी वजह से, ठीक है? लेकिन ये जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना, तब तक आप पीछे ही चीज़ों में अटके रहोगे कि यार ये तो ऐसा ही होता आ रहा है, ये ऐसी है, ठीक है?
फिर है 10th वाला भी देख लेना, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। जिससे क्या होता है, पर्सनल ग्रोथ होती है। पर्सनल ग्रोथ होगी तो क्या होगा, जब आप पर्सनल ग्रोथ करोगे तो क्या होगा, भारत भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, वही ये चीज़ कराना चाह रहा है। तो इससे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप होती है ना, कि एक सिविक कॉन्शियसनेस आता है, नेशनल डिसिप्लिन आता है, हमें क्या चीज़ करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए ये आता है। फॉर एग्जांपल देखो दे रखा है, रिस्पेक्टिंग नेशनल सिंबल्स आर्टिकल 51A, और क्या है, सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी आर्टिकल 51AI। ये इंकरेज करते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन नेशनल बिल्डिंग में। करते सारे ही हैं, ये थोड़ा इनका थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, मेंटेनिंग सोशल हार्मनी, ड्यूटीज़ लाइक प्रोमोटिंग हार्मनी एंड रिनाउंसिंग प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन। सही बात है, अच्छी बात कह रहा है। हाँ भाई, इससे सोशल हार्मनी भी बनी रहती है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से भी इसने बात करी है ना, कि भाई हमारी ड्यूटी है क्या करने की, प्रोटेक्ट करने की इन्वायरमेंट को। ठीक है, और इसी वजह से अभी जो देखते हो MC मेहता केस वाला जो तुम देखते हो, प्लस तुम कई सारे जुडिशियल इंटरवेंशन देखते हो, प्लस कई सारी जो PIL देखते हो, वो इस सब से लिंक है ना। और इसी वजह से एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी आया कि भाई इसको एक तरीके से मटीरियलाइज कर देते हैं यार, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर हम सब इन्वायरमेंट को दिक्कत ही देते रहे, इन्वायरमेंट पर ही हम अटैक करते रहे, तो अपन जिएंगे कैसे, है ना। फिर है सपोर्टिंग जुडिशियल रिव्यू, सही बात है। वाइल नॉन जस्टिसेबल, जस्टिसेबल नहीं है, अब सुनो जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल क्या होता है। जस्टिसेबल जो है, जब मतलब क्या होता है इसका, कि कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर तुम कह सकते हो कि ये मेरा ये चीज़ नहीं हो रही है, तो इसके लिए सज़ा मिलेगी। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आर्टिकल 21 आपका वायलेट हो रहा है, तो जो वायलेट कर रहा है उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी में ऐसा नहीं है, इसीलिए नॉन जस्टिसेबल है कि आप अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर नहीं रख रहे, अंधविश्वास में बिलीव कर रहे हो खूब दबाकर, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको भाई कर देंगे कि ठीक है यार इसको अंदर जेल में डालो या फाइन लगाओ। ठीक है, समझ गए। इसीलिए कोर्ट जो है ना, मतलब एसेस करती है लॉज को कि भाई रीजनेबल है अंडर आर्टिकल 14 और 19, इन सब के फ्रीडम, इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए। ठीक है, फिर अलाइनमेंट विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ये तो ठीक है, चलो तो समझ ही जाएगा आदमी। फिर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब क्या है, नॉन जस्टिसेबल तो है, लेकिन सरकार क्या कर सकती है, नॉन जस्टिसेबल फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, लेकिन अपन ये कर सकते हैं, इन ड्यूटी के बेस पे एक लॉ बना दे जो जस्टिसेबल हो। ठीक है, और वही किया है सरकार ने। आपने देखा ऊपर कि नेशनल ऑनर वाला एक आर्टिकल था, ठीक है, वहाँ पर उसको लेकर सरकार ने एक क्या कर दिया है, वो लॉ बना दिया है, जो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये इंश्योर करता है रिस्पेक्ट किसके लिए, नेशनल सिंबल के लिए। अगर आप थोड़ा भी कुछ इधर उधर करोगे, नेशनल सिंबल को डिसरिस्पेक्ट करोगे, तो आपका गेम हो जाएगा। ठीक है, फिर है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, या और भी चीज़ें हैं, जैसे ये कौन सा है, ये वाला है ना, वाटर एक्ट है ना, एयर एक्ट, ये सब भी इसी के अंडर ही आते हैं। पिनल प्रोविजन है अंडर इंडियन पिनल कोड एंड अदर लॉज एड्रेस डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, जुडिशियल अप्रोच देख लेते हैं। अब कोर्ट्स ने इन्वोक किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, किस लिए, कि भाई पता चले कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज। कई बार लॉज इनको क्या बोलते हैं, इनको मटीरियलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कोर्ट्स इनके बेसिस पर भी एसेस कर सकती है और बोल सकती है कि ठीक है, अगर ये, और चीज़ें क्या दिमाग में रखिए, ट्रायंगल है समझ लो, ट्रायंगल का ऊपर वाला जो क्या बोलते हैं, पॉइंट है, सबसे टॉप पॉइंट। ठीक है अभी एक ट्रायंगल इमेजिन करो, ठीक है, अब सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है वहाँ पर फंडामेंटल राइट रख दो, नीचे के दोनों पॉइंट्स पर, एक लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पर फंडामेंटल ड्यूटी रख दो, राइट वाले पॉइंट पर DPSP रख दो। तीनों पॉइंट हो गए। अब ये तीनों एक बेस हो गए हैं। ठीक है, इन तीनों के बेस पे ही कौन जज करेगा, जुडिशरी जज करेगी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज, और बीच बीच में प्रियम्बल भी डाल देती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट कर दिया इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन स्कूल्स, लिंकिंग इट टू आर्टिकल 51AG, और इसी बात से इन्वायरमेंट की काफ़ी ज़्यादा बुक वगैरह भी आने लगी, है ना। चैलेंजेस होते हैं काफ़ी इन्फोर्समेंट में इनके। ठीक है, ब्रॉड एंड एस्पायरेशनल नेचर है। ठीक है, जैसे कि साइंटिफिक टेम्पर वाला, या फिर चेरिशिंग फ्रीडम स्ट्रगल आइडियाज़। अब ये काफ़ी वेग है और डिफ़िकल्ट है इन्फोर्स करना। जैसे अब कई लोग गांधी जी को गाली देते रहते हैं, ठीक है, कई लोग सुभाष चंद्र बोस को देते रहते हैं, कई लोग BR अम्बेडकर जी को देते रहते हैं। कोई ना कोई
आपको मिल जाएगा कोई ना कोई आदमी जो हमारे फोर फादर्स को, भारत के ही लोग मिल जाएंगे गाली देते हुए, ठीक है। अब इसको तो नहीं कर सकते ना अपन, इतने मुश्किल है इसको इन्फोर्स करना इस चीज़ को, ठीक है। ऊपर साइंटिफिक फ्रीडम तो आपको पता ही है, अपने अगल बगल का सारा अंधविश्वास, कोई किस चीज़ में मान रहा है, इतने बाबा लोग हो गए हैं आजकल तो, है ना। सिर्फ बाबा लोग नहीं, मौलवी साहब भी बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है। अलग अलग ड्रामा चल रहा है हर एक धर्म में। अब कहो कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला, बोला है भाई, देखो सुनो, इनके मौलवी भी हो रहे हैं, देखते नहीं हो ये क्या बोलते हैं, मदरसा वगैरह, ठीक है, वहाँ पर भी ड्रामा हो रहा है। ऐसे ही हिंदुओं में भी इतना ज़्यादा चलता रहता है, कभी किसी मंदिर में कुछ निकल आता है, कुछ हो जाता है, तो ये सब टसल चलती रहती है, जिसका जो मना रहा है कर ही रहा है ना। ये तो इसलिए इन्फोर्स करना इसको लीगली बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्या है, बैलेंस करता है राइट, बैलेंसिंग राइट्स एंड ड्यूटीज़। ओवर इन्फोर्समेंट रिस्क जो होती है ना, उसमें मुश्किल हो जाता है राइट और ड्यूटीज़ को बैलेंस करना। कई लोग आ जाएंगे अब इसमें फंडामेंटल राइट लेकर, ठीक है भाई, मेरी मर्ज़ी, मैं जो चीज़ सोचूं या बोलूं, है ना, और किसी को बस हर्ट नहीं करना है, लेकिन हाँ मेरी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है ही है ना। फिर रिसेंट डेवलपमेंट देख लेते हैं, इन दुर्गा दत्त वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, अ पिटीशन सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, हाईलाइटिंग ऑनगोइंग डिबेट्स अबाउट देयर जस्टिसिएबिलिटी। मतलब, एक सेकंड रुकना। ठीक है, अब रीसेंट डेवलपमेंट देख लेते हैं कि भाई इन दुर्गा दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक केस हुआ था, ठीक है। इसमें पिटीशन थी क्या चीज़ के लिए, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, किसके सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी। इसी में आया था कि भाई जस्टिसिएबिलिटी की बात हो रही थी, ठीक है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सेंटर को, कहा कि एक कमेटी बनाओ, तो कमेटी बना दी। क्या थी, क्या मतलब कमेटी बनाने को कह रहा हूँ, ये कमेटी की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो कमेटी कौन सी थी, जस्टिस JS वर्मा कमेटी थी। उनकी जो रिकमेंडेशन थी उन्होंने दी थी, कहा कि इनको इन्फोर्स कर दो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। अब समझ गए बात को। अब क्या करना है, प्रीवियस ईयर उठाना है, और क्या करोगे, मॉक पेपर उठाओगे, फिर क्या करोगे, इस सारे कंटेंट को उसके अंदर डालने की कोशिश करनी है, बस ख़त्म बात, यही है, इतना सा, ठीक है। चलो बाय।